हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम त्रिकोणमिति में ऊंचाइयां और दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। हमने बताया है कि पहले सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो हमने प्रश्न 1 कर चुके हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, जो इससे थोड़ा सा एक स्टेप कठिन है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। जो प्रश्न जिस तरह से कठिन होगा उसके अनुसार आपकी किताब में जो प्रश्नावली दी गई है उसमें इसका ध्यान पूरी तरह नहीं रखा गया है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी सुविधा अनुसार उसको एक एक करके लेंगे, ठीक है। चाहे वह प्रश्नावली का हो या उदाहरण का प्रश्न हो, सबको हम हल करेंगे, क्योंकि प्रश्न आपके उदाहरण से भी आते हैं। तो उदाहरण को उदाहरण समझकर छोड़ नहीं देना है, और उदाहरण के आधार पर ही प्रश्नावली बनती है या उसके आधार पर नए प्रश्न सेट कर दिए जाते हैं। तो हमें प्रश्न को नहीं रटना है, प्रश्न कैसे बन रहा है इसको सीखना है। तो आइए प्रश्न संख्या 4 पे, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न आपके किताब से पेज 225, प्रश्नावली 9.1, प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर एक बार पढ़िए। हमने बताया था कि प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है और तीसरी बार जा करके शुरुआत करना है हमें आरेखीय निरूपण में। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो इसका मतलब एक मीनार है, कल्पना कीजिए एक मीनार है, ये भी मान लीजिए मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु भी हो गया, ये शिखर हो गया, ठीक है ना। जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, हम इधर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इधर भी ले सकते हैं। तो 30 मीटर की हम दूरी पर, मान लीजिए यहाँ 30 मीटर पूर गया, 30 मीटर हम यहाँ सी लिख दें, एक बिंदु, कोई भी बिंदु आप लिख सकते हैं, सी दूरी पर है, हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर ऊपर जब देखते हैं, कल हमने बताया था उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम अपनी गर्दन को नीचे से ऊपर करके देखते हैं, प्रेक्षक जब अपनी गर्दन को दृष्टि रेखा से ऊपर उठाते हैं, यहाँ दृष्टि रेखा धरातल ही है, तो यहाँ से उन्नयन कोण, यहाँ से, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर हो गया, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, बोलिए 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि हमने जो आरेख बनाया वह प्रश्न के अनुसार ठीक बैठ रहा है या नहीं। ये हो गया मीनार, क्या हो गया, ये मीनार था ना, मीनार हो गया, ये भी मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु बी हो गया, शिखर हो गया, ये इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी हम इधर चले हैं, सी बिंदु है, और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जब देखते हैं हम, ठीक है, तो ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है। इतनी जानकारी दी गई है। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो ये हो गया हम आरेखीय निरूपण। हमने इसको समकोण त्रिभुज के रूप में निरूपण कर लिया। क्या किया? समकोण त्रिभुज के रूप में प्रश्न का निरूपण कर लिया। हमने किस चीज को क्या माना यहाँ लिख देंगे। माना कि हमने क्या माना है उसको लिखना पड़ेगा। क्या माना? ए बी बराबर, ए बी क्या माने हैं? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, इसी को निकालना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। बीसी क्या माना? मीनार के पाद बिंदु से सी के बीच की दूरी, कौन सी?
मीनार नहीं लिख रहे हैं, इसको बहुत लंबा हो जाएगा, केवल BC 30 मीटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, बोलिए। मीनार के पाद बिंदु से लिख ही देते हैं, मीनार के पाद बिंदु से C बिंदु की दूरी, ठीक है, कितना है? 30 मीटर। हो गया। थीटा, ये उन्नयन कोण यहाँ है, कितना बनना है? BCA, चाहे ACB, क्या लिख दें? कोण BCA, जो कोण थीटा होगा उसको बीच में रखेंगे, आप जानते हैं, बराबर 30 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई, ये भी निकालना है। तो इसके लिए हम कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें? आपको हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण और थीटा में से कौन कौन चीज दी गई है, इसको पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं। मीनार की लंबाई क्या है? ये लंब क्या है? लंब हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ त्रिभुज ABC लिख दें, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, AB क्या है? लंब है, लंब निकालना है। थीटा, लंब निकालना है तो ये दिया गया है हमें, थीटा दिया गया है, थीटा हमें दिया गया है। और BC, ये क्या है? BC समकोण त्रिभुज का क्या है? ये आधार है, आधार दिया गया है, आधार दिया गया है। ठीक है, क्या क्या 3 चीजें चाहिए आपको? कम, कितनी चीजें? कम 3 चीजों की जरूरत है आपको, और इन्हीं 3 चीजों के आधार पे हमें कैलकुलेशन करना है, आगे परिकलन करके आंसर निकालना है। तो लंब, थीटा और आधार के बीच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है? ठीक है, आप बताइए। कल हमने बतलाया था लंब, आधार और थीटा के बीच, आप देखेंगे कि tan थीटा बताता है। लंब tan थीटा बराबर, देखिए लिख देते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कितना? आधार। कितना होता है? लंब बटा आधार। देखिए थीटा लंब और आधार के बीच संबंध बता रहा है। tan के बदले आप cot थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका अपोजिट होता है cot थीटा। तो आप ज़्यादा में मत जाइए, कम से कम सीमित रहिए, केवल जानिए, बाद में जब सीख लेंगे तब जैसा मन करेगा वैसा कीजिएगा। तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम tan थीटा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए tan कितना? थीटा का मान कितना है? देखिए 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब AB है, AB। ठीक है, और आधार कितना है? देखिए BC, देखिए 30 दिया गया है, 30। ठीक है, आगे बढ़े। या अब आपको सारणी से tan 30 डिग्री का मान देखना होगा। आप इसको याद कर लेंगे, हम तत्काल में देख देख करके लिख रहे हैं, इसको कैसे निकालेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। हम थोड़ा सा आगे से शुरू किए हैं, पीछे वाला बाद में हम सब देख लेंगे। यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पूरी तरह से डील करेंगे सबको। तो tan कितना का मान? 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। कितना है? 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान हमने सारणी से देखकर कितना लिख दिया? 1/√3। ये आपको याद रखना होगा, परीक्षा में नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो 1/√3 हो गया बराबर AB/30। देखिए इसमें AB केवल है जो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ बट्टा हो गया,
तो क्या करेंगे, बाई CM करेंगे। ब्रज गुणन, वज्र गुणन विधि क्या कहते हैं, वज्र गुणन, हिंदी में वज्र गुणन कहते हैं। बाई CM प्रचलित है, एकदम इजी, तो बाई CM करते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा होता है इसका। जिसको निकालना है उसको लेकर पहले तो √3AB क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं √3AB बराबर कितना हो जाएगा, देखिए √3AB 30 गुने 1, 30 गुने 1, एक नहीं लिखेंगे, इसको खत्म कर देते हैं। यदि दूसरा अंक होता तो इसको रखते, ठीक है, 30, या यहाँ लिखेंगे। इसलिए AB यदि निकालना हो तो हमने बताया कि क्या करेंगे, दाहिनी तरफ होगा उसको लिख देंगे, बट्टा लिख देंगे, और AB को बंद करके जितना बचेगा इसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। बंद करके जितना गुणांक है, कोफिशिएंट अंग्रेजी में, उसको नीचे लिख देंगे, मतलब भाग कर देंगे, ठीक है ना। गुणांक से भाग कर देंगे माने बट्टा लिख देंगे। क्लियर, हमने लिख दिया। हमारा प्रश्न एक तरह से बन गया, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि नीचे √3 है, अपरिमेय संख्या है। आप पिछली कक्षाओं में संख्याओं का परिमेयीकरण पढ़े हैं, याद होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, हम इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं, यहीं सीख जाइए। परिमेयीकरण करने के लिए करते क्या हैं, पता है आपको, 30/√3 है, इसका परिमेयीकरण करना है हमें। तो जितना दिया गया है √3 है, तो √3 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुने लिख दिया हमने, ऊपर नीचे भी गुना लिख दिया, नीचे √3 और ऊपर भी √3। परिमेयीकरण हम केवल हर का करते हैं, बटा में अंश और हर समझते हैं ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ना हम कर देना है, मतलब परिमेयीकरण, मतलब इसको परिमेय संख्या बना देना है। परिमेय संख्या पद्धति में आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सीधी सीधी संख्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो हमें इसका रेशनलाइजेशन कर देना है। अब देखिए, रेशनलाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, √3 है तो √3 से नीचे ऊपर गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिए 30 का 30 हो गया, √3 का √3 हो गया, और √3 गुने √3 3 होगा, क्या होगा, √3 गुने √3 3, ठीक है। अब 3 से कटाइए, 3 से ही कट जाएगा 10 मरतबे, तो कितना हो गया, 10√3, ठीक है। अब आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं। यदि पूछा जाता है कि √3 का भी वैल्यू लिख दिए, तो √3 का वैल्यू आप जानते हैं 1 कितना होता है, 73, तो यहाँ 10 गुने 1.73 लिख करके गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे जो प्रश्न में दिया गया है और जो प्रश्नावली के अंत में उत्तर दिया गया है वो इतना ही देकर के छोड़ दिया गया है, तो हम इतना ही देकर छोड़ दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ √3 की जगह पर कितना लिखते हैं, 1.73, तो 10 गुने 1.73 लिख करके गुना करेंगे और जितना आएगा उतना लिखेंगे, तो हमारा इतना ही आंसर हो गया। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने प्रश्न को हल किया। हम समझते हैं कि इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है और कहीं भी कठिन नहीं लग रहा है। यदि आपको कोई कठिनाई होगी तो फिर इसके लिए हम हाजिर हैं, आपके साथ हैं। थैंक्स। देखिए, यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें अच्छी लगती है, आपको लगता है कि गणित सिखाने का यह सबसे सरलतम और बढ़िया तरीका है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और लाइक कीजिए। हम आपके साथ रहेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो उपलब्ध हो सकें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। थैंक्स।